के साथ आपकी लव और हेट रिलेशनशिप चलती रहती है। 2017 में आपने छोड़ी, फिर वापस चले गए और अब फिर छोड़ दिया। इस बार ही बिल्कुल सोच समझ कर कूल माइंड देखिए और परमानेंट। ये जो पंजाबी खून होता है ना, गुस्से वाला थोड़ा नहीं होता है। नहीं, एक हफ्ते ऐतकी वाली तो गुस्सा नहीं है। एक हफ्ता बैठ के आया हूँ ना। मतलब राहुल गांधी से भी बड़ी फोटो अरविंद केजरीवाल। खड़गे जी की फोटो नहीं लगा रहे थे। मेरे ये सब बोलने के बाद तो इतनी मेहरबानी तो उन्होंने राहुल गांधी पे कर दी है कि राहुल गांधी और केजरीवाल की बराबर बराबर। जब हम गए थे तो इंदिरा जी की एक कैसेट सुनाई जाती थी कि जिसमें वो कह रही हैं कि मैं खून का कतरा कतरा इस देश के लिए लगा, तो कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक आ गई है। तो किस कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात है? प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो कहते हैं राहुल गांधी के नौकर पार्टी को चलाने लग गए हैं। जब पराक्रम पे परिक्रमा भारी हो तो यही दशा होता था। प्रताप सिंह बाजवाए, उन्होंने बोला कि भगवंत मान एक ऐसी दवाई पीते हैं जो शाम 6 बजे के बाद पीते हैं। कई बारी 6 बजे से पहले भी पी लेते होंगे। तो आपको मैं इससे भी मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और ट्रेंडिंग विद अमीश का एक और नया एडिशन लेकर, पॉडकास्ट लेकर मैं हाजिर हूं। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। उनका नाम है अमरिंदर सिंह लवली। लवली साहब, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी लव और हेट रिलेशनशिप चलती रहती है। 2017 में आपने छोड़ी, फिर वापस चले गए और अब फिर छोड़ दिया आपने, ऐसा क्यों? देखिए, दोनों अलग अलग कहानी है। 2017 में तो ईमानदारी की बात यह है कि गुस्से में आपस में डिस्प्यूट्स होने के कारण छोड़ा था, गुस्से में गया था और चंद महीने में वापस भी इसलिए आ गया था कि गुस्से में लिया हुआ फैसला था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है, सही मायने में जिस तरीके के हालात वहाँ बन रहे थे और मैं समझता था कि मेरी कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेवारी है, और बिल्कुल इस हालात में पार्टी का अध्यक्ष बना था जब पार्टी का कुछ बचा नहीं था, तो दोबारा से बिल्डअप करने की कोशिश की थी। तो जिस तरीके का निर्णय हो रहा था और जिस तरीके से वर्कर्स की सोच के प्रति निर्णय हो रहे थे और उसको इग्नोर किया जा रहा था, तो इस मर्तबा ऐसा नहीं है। इस मर्तबा इस्तीफ़ा देने के बाद भी मैंने एक हफ्ता इंतज़ार किया, उसके बाद भी जो है कोई सुध लेने के लिए पार्टी का तैयार नहीं था। तो इस बार सोच समझ के अच्छे से ठहराव के मन से आया हूँ और परमानेंट फैसला लेके आया हूँ। अब राजनीति करूँगा तो भारतीय जनता पार्टी की करूँगा, वरना नहीं करूँगा राजनीति। जब आपने अध्यक्ष पद छोड़ा और कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए मैंने छोड़ा, अब कांग्रेस छोड़ी है तो किसके लिए छोड़ी है? वो भी कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता तो बाहर रह गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बारी मैं अकेला नहीं आया हूँ, साथियों समेत आया हूँ और आने वाले दिनों में आप और लोगों को देखेंगे ज्वाइन करते। कांग्रेस खाली कर देंगे आप? नहीं, मैं क्या कांग्रेस खाली कर दूंगा? कांग्रेस खुद ही अपने आप को खाली करवा रही है। मैं तो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस को खाली कर दूं। मैंने इस्तीफ़ा दिया, तो अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ देखोगे तमाम, तो मैं एक हफ्ता लगातार ये कहता रहा कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है, पार्टी से नहीं दिया है। जिस दिन मैंने इस्तीफ़ा दिया था अमीश जी, मैंने वो इस्तीफ़ा, आप किसी पत्रकार से पूछ लीजिए, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपके पास भी मेरी चिट्ठी आई होगी। मैंने तो नहीं दी आपको वो चिट्ठी। क्या मैंने दी? नहीं, आपने नहीं दी। ठीक है, मेरी चिट्ठी, मैं चिट्ठी लिखता हूँ, चिट्ठी लिखने के 2 घंटे बाद चिट्ठी लीक हो जाती है और 4 पेज का पन्ने का लेटर था वो, कोई 1 लाइन का लेटर नहीं था। मैं 1 लाइन का भी इस्तीफ़ा दे के जा सकता था कहीं। 4 पेज के पन्ने का लेटर मैंने इसलिए लिखा कि मुझे दर्द था कि ये निर्णय गलत हो रहे हैं, इसके ऊपर वो। और मैंने किसी पत्रकार को कोई बाइट नहीं दी थी। इससे पहले मैं रिएक्ट करूं, मात्र केवल 3 घंटे में जो है दिल्ली के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो मेरे खिलाफ रिएक्ट कर देते हैं कि बीजेपी का कोई दबाव होगा इसलिए इस्तीफ़ा दिया है। ये सोचे बिना कि मैं तो 2017 में चला गया था, अगर मेरे पे दबाव होता तो मैं वापस क्यों आता। आधे घंटे बाद जो है आप पार्टी से मेरे पे हमला करवाया जाता है, छोटे छोटे छुट भैया किस्म के नेताओं से मेरे खिलाफ बयान दिए जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने रिपोर्टर्स से बात की और मैंने 1-2 दिन नहीं, 6 दिन इंतज़ार किया। तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हिली नहीं कि चुनाव चल रहा है, हमारा पीसीसी अध्यक्ष, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, मतलब ये चुनाव लड़ने का टाइम है या पीसीसी अध्यक्ष नया बनाने का टाइम है? नहीं, खाली वो बात नहीं है। 6 दिन अगर आप अपने अध्यक्ष से बात करने की आपको फुर्सत नहीं है, मतलब छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं करता, जहाँ से बात होनी चाहिए, 6 दिन आपको अपने अध्यक्ष की सुध लेने की टाइम नहीं है। और चुनाव के समय का असूल क्या होता है? चुनाव के समय तो जो आपका गैर भी होता है, आप उसको भी मनाने जाते हो। तो और जो अध्यक्ष पार्टी की बात कर रहा हो, कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हो, किसी के पास फुर्सत नहीं है 6 दिन तक उससे बात करने की।
तो व्यस्त कहाँ तो है कांग्रेस? मैं जी, पता नहीं किसमें व्यस्त है, ये तो जानने वाली यही पहेली है जिसको सुलझाने की जरूरत है। क्योंकि आपकी पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप पहले नेता हो जो छोड़ के आए हो। मेरी बहुत मिलिंद जोड़ा से मेरी बात हुई, उन्होंने छोड़ा, केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने छोड़ा। राधिका खेड़ा ने पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने भी बोला कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, किसी ने मेरे साथ 4 दिन 5 दिन में बात ही नहीं करी। देखिए, इन सब के हालात और मेरे हालात में फ़र्क है। मैं ये कोई भी किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे नहीं था, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, जी, है ना। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा पद था मेरे पास। और आप कितनी पीड़ा होगी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद छोड़ा है। उस समय इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तो लोकसभा लड़ेगा, तो मैंने वेट किया कि बीजेपी के नॉमिनेशन हो लेने दो, वो उनके कैंडिडेट नॉमिनेशन डाल लें, ताकि इनकी ये भी गलतफहमी दूर हो जाए कि किसी पद के लालच में जो है मैंने ये निर्णय नहीं लिया। और मैंने ये निर्णय अपने लिए थोड़ा लिया, मैंने ये निर्णय इसलिए लिया कि मुझे कहा जा रहा था इसको निकाल दो उसको निकाल दो। मैंने ये निर्णय इसलिए लिया कि कांग्रेस के जो ऑफिशियल कार्यकर्ता हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, उनमें से एक कैंडिडेट कह रहा है ये 4% की पार्टी है, इनके वर्करों से क्या काम लेना। दूसरा कैंडिडेट कह रहा है कि जी केजरीवाल ने स्कूल खिला दिए, अस्पताल खिला दिए, कॉलेज खिलवा दिए, बिना ये जाने हुए कि कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन क्या है। मैंने तो इतना ही पूछा कि उस कॉलेज का नाम बता दे भाई जो खोला है इन्होंने दिल्ली में, या उस स्कूल का नाम बता दे। तो मैंने कहा कि कम से कम ऑफिशियल कैंडिडेट को ये तो ब्रीफिंग होनी चाहिए कि पार्टी की पॉलिसी और पार्टी के मतलब कार्यकर्ताओं की भावना क्या है। गठबंधन का अलायंस का क्या? लेकिन क्या आपने बोला कि किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हटा के दिल्ली में सत्ता में आए, 15 साल की आपकी सरकार थी, और शीला दीक्षित के बारे में उन्होंने जो कुछ बोला वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने जो बोला वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। कांग्रेस के बारे में जो बोला वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। लेकिन अलायंस हुआ उससे पहले, कुछ महीने पहले ही पंजाब में कांग्रेस को उन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया। लेकिन ये अलायंस हुआ क्यों? क्योंकि जिसने आपको पॉलिटिकली समाप्त करा और जिसके साथ आप लड़ाई लड़ रहे हो अपनी 2-3 राज्यों के अंदर, गुजरात में भी कांग्रेस को इसलिए नुकसान हुआ जो कांग्रेस के नेता कहते थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां चुनाव लड़े, और उसके साथ गठबंधन कर लिया। देखिए, अजीबोगरीब बड़ा अननेचुरल सा अलायंस है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसने करवाया? और मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो निश्चित रूप से मैं आज भी ये मानता हूँ, चाहे मैंने पार्टी छोड़ दी, जब आप किसी पद पे होते हो तो पार्टी के डिसिप्लिन को मानना, पार्टी की लाइन को लागू कराना आपका फर्ज भी होता है, दायित्व भी होता है। आज मैं चाहे कांग्रेस में नहीं हूँ तब भी मैं ये मानता हूँ। तो जब ऊपर से फरमान आया कि अलायंस करना है तो हमने भी वो पार्टी की लाइन टो करी, और मैं एज अ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इसको अपनी काबिलियत समझता हूँ। मैं तो ये समझे ना समझे कि हाईकमान तो पंजाब में भी लागू कराना चाहता था जी, सारे उनके खिलाफ खड़े हो गए। दिल्ली में हमने इंश्योर करा कि कोई खिलाफ ना बोले, चाहे अंदर से भावना किसी की जो भी थी। लेकिन ये अननेचुरल अलायंस था। अंदर से लोग खुश नहीं थे इस अलायंस कोई से? एक आदमी खुश नहीं था। अननेचुरल अलायंस है। अंदर से क्या बोलते थे? भाई अंदर से बोलते थे, जो आदमी हमको गाली निकालता रहा है, हमारे को लीडर्स को चोर कहता रहा है, एक के बाद एक हम पे हमला करता रहा है, हम उस पार्टी के साथ कैसे जाएंगे। और ये तो चिंता कर रहे हैं केवल उन 3 लोकसभा क्षेत्रों की, जिन 3 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं कि उसको जीत जाए। उन 4 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या हाल है जहाँ पे उनका अपना जहाँ पे कैंडिडेट आम नहीं आदमी है, पार्टी लड़ रही जहाँ है। आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और देखिए मेरी लड़ाई क्या थी कि उन 4 लोकसभा क्षेत्र में जहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कहीं किसी कांग्रेस के लीडर की फोटो या जिक्र भी नहीं है। और जिन 3 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उन 2 लोकसभा क्षेत्र में भी केजरीवाल की फोटो कांग्रेस के नेताओं से बड़ी है। तो बताइए क्या क्या आइडियोलॉजी रहेगी, कैसी पार्टी रह गई है। तो किस तरीके से जो है, मैं मतलब राहुल गांधी से भी बड़ी फोटो अरविंद केजरीवाल। आप अपने कैमरामैन को बोलिए, चेक कराइए। अब मेरे ये सब बोलने के बाद तो इतनी मेहरबानी तो उन्होंने राहुल गांधी पे कर दी है कि राहुल गांधी और केजरीवाल की बराबर बराबर कर दी है जी, वो भी इसलिए कि मैंने शोर मचाया। नहीं तो खरगे जी की फोटो नहीं लगा रहे थे, खरगे जी का तो जिक्र ही नहीं था। ये तो मैंने जब इस्तीफा दिया है और बयान दिए हैं तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आने लग गई है। तो स्थिति ये थी। तो आप बताइए, मैं अध्यक्ष हूँ एक संगठन का, और उस संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ ऐसा हो रहा हो। और असल वजह फिर उसके बाद ये हुई कि जो जनरेशनल लीडर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे कहा गया, जो मैंने करने से मना कर दी। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इस माहौल के अंदर काम नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए मैंने अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दिया। अच्छा, ये आप पीसीसी अध्यक्ष थे तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। कांग्रेस ने जिन कैंडिडेट को दिल्ली में लड़ा रही है चुनाव, उदित राज, उन्होंने सनातन को लेके
कितनी टिप्पणियां करी, और मतलब आप देखिए हिंदू धर्म को लेके किसी भी टिप्पणी करी, सबको अपने धर्म का अधिकार है। आप सिख पंथ से हैं, आपको अपना धर्म जीने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां करी गई उसके बाद उनको चुनाव लड़वाना, और कन्हैया कुमार मतलब वो पोस्टर बॉय हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के, और जिस तरह से कन्हैया कुमार तो राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, पहले बिहार से लड़ लिए, अब दिल्ली से लड़ लेंगे। और मैं तो एक कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, वो कहते हैं राहुल, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद कोई पॉपुलर लीडर है तो वो कन्हैया कुमार है, यानी राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को बराबर के दर्जे पर खड़ा कर दिया, कांग्रेस के नेताओं ने नहीं खड़ा करा। तो आप उनकी तो ये ऐसा थोड़ा कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है और आने वाले समय में और ख़राब स्थिति में पहुंचने वाली है। इन्हीं सब बातों की वजह से ही तो स्थिति खराब हुई है। आपने अभी दोनों उम्मीदवार के बारे में की, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें मैंने हाईकमान को ना बताई हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि जो आप कह रहे हो उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बात से सहमत ना हो। उन्होंने भी अपनी भावनाएं पहुँचाई। और झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि मैं तीनों उम्मीदवार को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा जी। था। तो जो बातें आप कह रहे हो इसी बातों से इत्तेफाक रखते हुए वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आ गए नारे लगाते हुए इन दोनों उम्मीद। तो मैंने वहाँ पे पब्लिक पोस्टर लिया कि हम तो सारे देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आए हैं वर्कर्स तो हम इनसे बात करेंगे, इनको समझाएंगे, बुझाएंगे, और चुनाव में तो जो है हक होता है, अगर कार्यकर्ता को लगता है टिकट नहीं है तो वो अपने रोष किसको प्रकट करेगा। तो मैं इनसे बात करूँगा, तो इनसे बात करके इनको मनाऊंगा। लेकिन मुझसे क्या कहा जा रहा था कि इनको बाहर निकालो पार्टी से, राजकुमार चौहान को बाहर निकालो, फलाणे को बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, क्योंकि इसलिए कि वो ठीक बात कर रहे हैं। मैंने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मुझे कुछ लोगों ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आप पिछली बारी कुछ महीने के लिए अच्छा, बीजेपी में इस आए बारी थे। तो गुस्से में नहीं, क्योंकि इस बारी बिल्कुल सोच समझ कूल के थे, कूल माइंड थे देखिए, और परमानेंट। ये जो पंजाबी खून होता है ना, गुस्से वाला थोड़ा नहीं होता है। नहीं, एक की बारी तो गुस्सा नहीं है। एक हफ्ता बैठ के आया हूँ ना घर, एक हफ्ता सोच विचार करके आया हूँ, और मैंने ईमानदारी से सोचा था कि इस बार घर बैठ जाऊंगा। पर मुझे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरे साथ थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप घर नहीं बैठोगे। जब हमको आप अकेले नहीं हो, इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में आपके साथ आदमी जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य का भी सवाल है। जब ये लोग नहीं सोच रहे तो कम से कम एक ऐसे पार्टी को तो आप जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं मजबूत करें, जो प्रधानमंत्री देश के मजबूती के लिए काम कर रहा है, उस पर जो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमको क्यों इन पर निर्भर रहना है? आपको उनको संपर्क करना चाहिए, उधर ज्वाइन करने चाहिए आपको। तो हम सब लोगों ने सोच समझ के इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब ताउम्र के लिए आया हूँ, या तो पॉलिटिक्स यहीं करूँगा या नहीं करूँगा, ये सोच के, ठंडे दिमाग से सोच के। और अकेला नहीं आया हूँ, साथियों समेत आया हूँ, और आने वाले समय में और साथी आने वाले हैं। मैं आपसे कह रहा था, जो आप बात कर रहे हो मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पिछली मरतबा आप छोड़ के गए थे, आपने कहा था मैं वहाँ पे मिसफिट हो रहा था आइडियोलॉजिकली। मैंने कहा ठीक बात है, मैं चंद महीने के लिए गया था और मैं वापस आ गया था, क्योंकि मैं गुस्से में लिया हुआ फैसला था और बहुत ज़्यादा समय वहाँ बिताया भी नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने दोबारा मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है इस संगठन के लिए काम करने के। ना केवल मुझे, मेरे साथियों को भी, मेरे पास शब्द नहीं है उनके आभार व्यक्त करने के। तो मैंने कहा कि मैंने ये कहा था क्योंकि मैं उस कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था जिसके साथ 18 वर्ष की उम्र में जुड़ गया था। और जब हम गए थे तो इंदिरा जी की एक कैसेट सुनाई जाती थी कि जिसमें वो कह रही हैं कि मैं खून का कतरा कतरा इस देश के लिए लगा दूंगी। तो कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक आ गई है। तो किस कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? जो कांग्रेस मेरे पे आरोप लगा रही है कि आइडियोलॉजी बदल दी, वो कांग्रेस को जब जरूरत पड़ रही है तो शिवसेना के साथ अलायंस कर रही है, नहीं कर रही है। तो पहले क्या होता था अमीश जी कि कोई अगर देशभक्ति की बात कहा जाता था तो कहा जाता था ये कांग्रेस ही होगा। और अब जो आइडियोलॉजी ऐसे चेंज हो गई है कि आज कोई राष्ट्रभक्ति की बात करता है तो कहते हैं बीजेपी वाला होगा। तो शिफ्ट हो गया। जो कांग्रेस पहले देशभक्ति की बात करती थी, आज राष्ट्रभक्ति की बात केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसलिए इस पर ही बहुत सोच समझ के और ठहराव के साथ आया हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो हालात हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी की जो कंडीशन हो गई है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल एंड जवाब आपने करे होंगे, आपने उसके जवाब भी दिए होंगे, लेकिन आप खुद कई बार के विधायक हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी
क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वो दमखम है कि वो सबका साथ और सबका विकास कर पाएं। और आपको लगता है, क्योंकि आप सिख पंथ से आते हैं, इसलिए मैं सवाल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि सिख पंथ के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है? देखिए, ऐसा है कि सिखों के इश्यूज़ पे मैं समझता हूँ कि उनके मन में एक विशेष सहानुभूति है। कुछ आप लोग ये प्रश्न भी इसलिए पूछ रहे हैं कि ये किसान आंदोलन पंजाब में हो गया। जी। ठीक है, अगर आप उस किसान आंदोलन को एक बारी अलग रख दें, तो आप जितने भी सिखों के चाहे धार्मिक स्थान हों, चाहे वो जो है सिखों के इश्यूज़ हों, उसमें और सिखों के बारे में जितना प्रधानमंत्री जी जानते हैं, मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो गया, मैंने किसी पॉलिटिकल हेड को और किसी प्राइम मिनिस्टर को सिखों की इतनी डिटेल में बात करते हुए मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा। ठीक है, किसान आंदोलन को भी जो है, क्योंकि प्रभाव क्षेत्र पंजाब है, तो उसकी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है बाकी सब पार्टीज़ ने मिलके उसकी हैंडलिंग इस तरीके से कर दी, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि जो है सिख एक तरफ है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट करी, क्योंकि मुझे भी 22-23 साल हो गए पत्रकारिता में। मैंने अटल जी की सरकार को देखा, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार को देखा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो लोक कल्याण मार्ग है, जो पहले रेस कोर्स रोड होता था, उसमें करपान के साथ उसमें मतलब खालसा पंथ के लोग जो है वो नहीं जाते थे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है और सिक्योरिटी रीजन होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के काल में हमने वो होता हुआ देखा है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं निश्चित तौर पे, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, मैं चाहे कांग्रेस में था, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो डिटेल उनको मालूम है, या और गुरुओं के जीवन के बारे में जो डिटेल उसमें मालूम है, मुझे लगता नहीं है कि देश में कोई और, सिखों को तो नेचुरली मालूम होगी कि कोई और किसी गैर सिख नेता को जो है इतनी जानकारी सिख धर्म के बारे में हो। जी, चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। वो भ्रष्टाचार के आरोप में इस समय जेल में बंद है, लेकिन कांग्रेस ने की ही शिकायत पर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब कांग्रेस ने ही प्रदर्शन कर दिया, मतलब कांग्रेस ही उनको छुड़वाने के लिए रामलीला मैदान पे चलेगी। जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की समाप्ति की घोषणा करी, उसी रामलीला मैदान से, ये विधि का विधान था, मैं कहता हूँ, मतलब विधि का विधान था कि उसी रामलीला मैदान से केजरीवाल को बचाने के लिए गुहार लगाई जा रही है, और सोनिया जी मंच पे थी। देखिए, उस पाप का तो मैं भी थोड़ा सा भागीदार हूं। बिल्कुल, आप भी थे। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है उससे इनकार नहीं करूंगा, पर मैं, लेकिन उस दिन आपको दिल में क्या लगा जब वो दृश्य मुझे दिल में बहुत खराब लगा, और उससे भी खराब वो लगा मुझे कि जब डाइस के सामने केजरीवाल की फ़ोटो लगा दी थी, तो शायद मैं ही था पहला जिसने ऑब्जेक्ट किया था। और क्या नाम उसका, निश्चित रूप से बहुत तकलीफ़ थी, सबके मन में तकलीफ़ थी, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष था, उस नाते जो है मैंने जो मुझसे बन पाया। इंटरनल लोग बोलते थे हम क्या कर रहे हैं। इंटरनल तो बोलते थे। अब मैं एक एग्जांपल आपको कोट करना चाहता हूँ, और शायद मैं समझता हूँ कि शायद मैंने अच्छा ही काम किया। वो आप जब अध्यक्ष होते हो तो आपको पार्टी की लाइन माननी पड़ती है। जब केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो मुझे कहा गया कि केजरीवाल के घर जाना है, तो मैंने जो है हाथ जोड़ के गुहार करी। बड़े नेता भी कुछ आना चाहते थे, मैंने कहा आप मत आइए, मैं चला जाता हूँ, ऐसी बात है। तो मैं और 2 और लोगों को लेके मैं वहाँ चला गया। मैंने वहाँ क्या बयान दिया, मैंने कभी क्लीन चिट नहीं दी। मैंने बोला हम टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाते, वो कह के जो है अपनी जान छुड़ाई। तो जो है मैंने कभी क्लीन चिट नहीं दी जो है उसको। तो नॉर्मल कांग्रेस की फीलिंग तो है ही है। कांग्रेस के तमाम लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। अब शीश महल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? अजय माखन ने की थी, जिनके पेट में आज सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। जी, ठीक है। संदीप दीक्षित हमेशा उनका स्टैंड रहा है। मुझसे पहले के जो अध्यक्ष थे वो तो खुद FIR कराने गए थे घोटाले में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा अननेचुरल सा अलायंस है। लेकिन क्या संदीप दीक्षित को पीड़ा होती है, क्योंकि शीला जी के वो बेटे भी हैं। देखिए, राजनेता की अलग बात है, लेकिन उनकी मदर के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने बोला, और पॉलिटिकली समाप्त एक तरह से शीला जी को कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, वो बयानबाजी करके, और उसके बाद क्या संदीप दीक्षित को पीड़ा है इस अलायंस की? कि मुझे लगता है अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होएगी, ऐसा नहीं है कि ना हो, पर वही असली जवाब दे सकते हैं। मैं उनके बेहद पे कह रहा हूँ। जी, लेकिन आपकी कभी बात हुई होगी तो कुछ तो बोलते होंगे। निश्चित तौर पे पीड़ा तो है उनमें। क्या सारी तमाम कांग्रेस में है? आज जो है कांग्रेस का वर्कर बाहर क्यों नहीं निकल रहा? जी, इसीलिए नहीं निकल रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस की दिल्ली में वो हैसियत नहीं है। वो तो है ही है। आप उनके किसी कैंडिडेट के फंक्शन को अपने कैमरे वाले को भेज दीजिए कवर करने के लिए,
एक शब्द कांग्रेस या कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में नहीं बोलते वो। और कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार दे दिए जो वो भी कांग्रेस के बारे में नहीं बोलते जी। वो भी। तो इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा है कि दिल्ली में हमको 3 नहीं 1 सीट मिली है, 6 मिली है आप पार्टी को। जी। तो कन्हैया कुमार की को जो सीट मिली उस पर आम आदमी पार्टी वैसे खुश थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते होंगे कि इस तरह का ठप्पा उन पे लग जाए। मुझे लगता है कि वो भी नहीं खुश थे, लेकिन अब मेरे इस्तीफे के बाद जो है सब घबराए हुए हैं, तो इसलिए खुश खुश दिख रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में आपने काफ़ी ग्राउंड वर्क करा है, तो आपको क्या नंबर दिखते हैं? 7 सीटों की बात है। कहीं कोई चांस ही नहीं है। देश के लोगों ने और दिल्ली के लोग देश के लोगों से अलग नहीं है। मन बना लिया है कि उन्होंने किस सरकार को चुनना है, और मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की आएगी। सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, आपको लग रहा है कि चांदनी चौक में भी कोई दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को? मुझे लगता है कि पूरे देश में मन बन चुका है कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो इसमें कहीं कोई फर्क आने वाला नहीं है। एक सवाल मेरा मतलब बहुत दिल कर रहा है पूछने का आपसे, और मैं इसलिए पूछ लेता हूँ ये सवाल कि दिल्ली में आपका अलायंस था, पंजाब में अलायंस नहीं था। प्रताप सिंह बाजवा वहाँ के नेता, उन्होंने बोला कि भगवंत मान एक ऐसी दवाई पीते हैं जो शाम 6 बजे के बाद पीते हैं। अब आप भी समझ गए कौन सी दवाई की वो बात कर रहे थे। 6 बजे से पहले दूसरे भगवंत मान होते हैं, 6 बजे के बाद दूसरे हमारी 6 बजे से पहले भी पी लेते होंगे। तो मतलब आप लोग कैटर कैसे करते थे कि मतलब पंजाब में अलायंस नहीं है, पंजाब में भगवंत मान कांग्रेस को चोर कह रहे हैं और भगवंत मान को कांग्रेस चोर कह रही है, और यहाँ पर आप लोगों को अलायंस करना पड़ गया? आपको मैं इससे भी मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। बताइए। ऐसा है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद कहने लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। तो मैंने कहा नहीं फ़र्क पड़ेगा तो मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो भाई, मैं तो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा। तो उस घबराहट में एक बहुत ही दिल्ली, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी हैं, तो उन्होंने मेरे चक्कर में उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई। वो किस पार्टी के अध्यक्ष थे? वो एनसीपी के अध्यक्ष थे दिल्ली के। एनसीपी किस अलायंस का हिस्सा है? इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो आप चुनाव में दूसरी पार्टी के आदमी को तो तोड़ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के अलायंस के लोग ही लेके आ रहे हो। तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति इंडिया अलायंस की और इस गठबंधन की है। तो इसलिए अगर दिल्ली में गठबंधन है और पंजाब में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो है ना, किसी को होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की अलायंस है लालू यादव के साथ। लालू यादव ने बोला है, बहुत स्पष्ट रूप से बोला है, जो प्रधानमंत्री ने पहले बोला था कि अगर इंडिया गठबंधन आया तो मुस्लिम को आरक्षण देगा। उन्होंने बोला मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण देश के अंदर जो है उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा दबे कुचले रहे, जिनको जो है जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, जिनको कहीं बड़े लोग अपने पास नहीं बैठाते थे, तो उन लोगों के लिए प्रावधान था। लेकिन कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक से मतलब मुसलमान क्यों लगा? ये देखिए, मैं आज अगर बीजेपी में आ गया हूँ तो मैं जो है बाई नेचर मैं जो है सब धर्म के लोगों की इज्जत करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुस्लिम्स में मेरे ज़बरदस्त फॉलोइंग है, और आज भी चाहे मैं किसी पार्टी में चला जाऊं, मेरे मैक्सिमम सपोर्टर्स हैं, और मैं भी उनके लिए दिन रात खड़ा रहता हूं। बाकी धर्म के लोगों के लिए भी खड़ा रहता हूं। जैन समाज के जैसे लोगों के साथ मेरा बहुत प्यार है। पर मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि चाहे वो सिखों के लिए ही ना आरक्षण की क्यों ना बात हो, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करने से बड़ी मूर्खता और इस देश की बुनियादी असूलों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ कोई और बात हो ही नहीं। लेकिन कांग्रेस अल्पसंख्यक से सिर्फ मुसलमान का मतलब आप सोचती है, क्योंकि पॉइंट ये है कि सिख भी अल्पसंख्यक है इस देश में, जैन भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी अल्पसंख्यक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जैन और सिख दोनों अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को अकोमुलेट कर लें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये देश तो ऐसे ही निपट जाएंगे। तो इतनी ताकत है। बड़ी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है सिख्स की, जैन्स की भी बड़ी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को ये आइडियाज़ कौन देते हैं कन्हैया कुमार को लड़वाया जाए, मतलब आरक्षण, मतलब खासतौर पर अल्पसंख्यक में मुसलमान की बात करी जाए, ये कौन आइडिया देता है? देखिए, अच्छी खासी पार्टी ऐसे ही थोड़ा निपटी है, इस तरीके के आइडिया से ही निपटी है। अगर आपको मुस्लिम्स की इतनी चिंता है जी, मुझे भी है, तो उनकी शिक्षा के लिए हमको काम करना चाहिए, उनके रोज़गार के लिए हमको काम करना चाहिए। वो प्रॉपर शिक्षा लेंगे तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन का बेसिक मतलब ही जो है एम्प्लॉयमेंट होती है। वो पढ़ेंगे नहीं अगर, तो कौन उनको रोज़गार दिला सकता है?
आप एजुकेशन अल्टीमेटली लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए उनकी पढ़ाई की बात करनी चाहिए, उनको शिक्षा देने की बात करनी चाहिए। लेकिन मेरा अगला प्रश्न ये है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ये ऑन लाइटर नोट भी है, कांग्रेस पार्टी में जब आप लोग बैठते थे, आप बात करते थे और कांग्रेस पार्टी के इन डिसीजंस की बात करते थे, जब आप नरेंद्र मोदी के काम को भी देखते थे, तो इंटरनली लोग क्या बात करते हैं? नहीं, इंटरनली सब लोग महसूस तो करते ही हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हुई है, ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हुई है, और हमारा सामना ऐसे लोगों से है जो 24 घंटे पॉलिटिशियन हैं, 24 घंटे जो है सोशल वर्क में और गवर्नेंस में लगे रहते हैं, और हमारे यहाँ पार्ट टाइम भी काम नहीं हो रहा। तो प्रियंका गांधी के एडवाइज़र हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करा। उन्होंने एक पॉडकास्ट में हमारे साथ बोला कि अमीश जी, कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि अब पीए और मतलब जो कहते हैं राहुल गांधी के नौकर पार्टी को चलाने लग गए हैं, समस्या है। क्या आपको भी यही लगता है? अब ऐसा है कि जब पराक्रम पे परिक्रमा भारी हो तो यही दृश्य होता है पार्टी का। तो कांग्रेस में जो है पराक्रम के ऊपर परिक्रमा भारी हो गई है, और परिक्रमा भी नेताओं की नहीं, जो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने कहा वो तो सारे देश के कांग्रेस ही कह रहे हैं। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी को अब नेता उनके मतलब लीडर्स नहीं चलाते, उनके पीए के भी पीए चलाते हैं? देखिए, पहले तो लीडर्स नहीं चलाते, दूसरा जिस तरीके के लीडर्स को चुना जाता है ये इंश्योर कर लिया जाता है कि इसका ज़मीन पे तो कुछ नहीं है, कभी चुनाव तो नहीं जीता बेचारा कहीं गलती से। और जो टिकट दे रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। वो टिकट वो दे रहे हैं जिनको खुद कभी चुनाव नहीं लड़ना आता, उपदेश वो दे रहे हैं जिनको खुद नहीं मालूम है कि कैसे चुनाव का संचालन होगा। कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या आप देते हैं आने वाले अब 4 जून के बाद? अब मैं तो आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, उससे बड़ा पद कोई नहीं होता किसी प्रदेश में। आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, और जिसके ऊपर आप सब कहते हो कि 5 महीने पहले कांग्रेस का कोई कार्यक्रम भी दिल्ली में नहीं होता था, और 5 महीने में 6-7 रैलीज करा दी और सब लोगों को दोबारा से खड़ी कर दी, सब मीडिया वालों ने भी इसके ऊपर राइट अप लिखे, वो अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है, और आपके पास 6 दिन तक बात करने की या समझने की, सुनने की, सुध लेने की समय नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भविष्य होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद तो बड़ा वाकई है। मतलब वो पार्टी कोई को हो, लीड करता है। वो कोई हो, मैं हूँ, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। तो खड़गे जी ने भी बात करने की कोशिश नहीं करी? अब समझिए ऐसी स्थिति है वहाँ, तो कोई किसी की सुध लेने तो को तैयार नहीं है। वो कह रहे जो जाता है जाए, आता है आए, मतलब वो जो है एक तरीके से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की तरह हुई है। खड़गे जी की चलती है कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की चलती है? अब अभी ये बहुत बड़ी गुत्थी है कि चल किसकी रही है, ये सुलझाने की आवश्यकता है। पर अध्यक्ष तो अध्यक्ष है। अब मालूम नहीं, अब मैं किसी पे पर्सनल आक्षेप कभी जिंदगी में किया नहीं है। नहीं, पर फिर भी मैंने जिंदगी में कभी किसी पे मैं ही नहीं बोला अध्यक्ष, मैं कह रहा हूँ कि अध्यक्ष क्या ओवर होना तो यही चाहिए, पर होता है ऐसा? मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। अध्यक्ष की नहीं चलती कांग्रेस पार्टी में, मतलब उसके नीचे की किसी व्यक्ति की चल जाती है। अब कुछ इस तरीके के ही हालात हैं, इस तरीके के हालात हैं, क्योंकि इसी की और इशारा दुखदायी हैं। अब मैं तो बीजेपी में आ गया हूँ, मेरे लिए तो अच्छे हैं कि ऐसे हालात रहे वहाँ, लेकिन ओपोजिशन पार्टी देश की जो सबसे बड़ी हो, उसमें इस तरीके के हालात हो तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। पर ऑपोजिशन पार्टी अगर खुद ही, अच्छा ऑपोजिशन पार्टी जो है वो एजेंसी से लड़ाई लड़ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को बोलती है, वो इलेक्शन कमीशन को बोलती है, वो ईवीएम को बोलती है, वो मीडिया के खिलाफ बात करते हैं, वो बाकी सब लोगों को बोलते हैं, लेकिन देश के लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए, आपने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरिंदर सिंह लवली जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नई पार्टी में आए हैं और चुनाव में जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।